हमारा हाइपोथेसिस वाला चैप्टर अभी स्टिल कंटिन्यू है, इंशाल्लाह आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। सो p-value is the probability of observing a sample value as extreme as more extreme than the less observed, given that the null hypothesis is true. In the testing a hypothesis, we can also compare the p-value is with a value with the significance level. हम p value को किससे compare करते हैं? Significance level से, जो हमारा alpha होता है। ठीक है, जब पी वैल्यू जो हमारी होती है जितनी कम होती है, जितनी अल्फा लेवल से लेस देन होगी, उतना ही हमारा एच नॉट इज रिजेक्ट, एलिस एच नॉट इज नॉट रिजेक्ट। अगर हमारी पी वैल्यू लेस देन होगी किससे? सिग्निफिकेंस लेवल से, तो हमारे चांसेस बढ़ जाएंगे एच नॉट को रिजेक्ट करने के। ठीक है, यहाँ पर इसने एक जो है एग्जाम्पल दिया हुआ है, recall the last problem where the hypothesis and decision rule were set up as। ठीक है, ये जो था लास्ट प्रॉब्लम हमने किया था, ये उसी का ही डेटा यहाँ पर लेके आया है। तो ये बोल रहा था अगर z टेबल जो z टेस्ट टेबल की वैल्यू है, वो जो हम z फार्मूला से कैलकुलेट करेंगे, अगर उससे ज्यादा होगी तो वो क्या हो जाएगी? रिजेक्शन रीजन में आ जाएगी। सो दैट जो p वैल्यू है वो क्या है? ग्रेटर देन है, सॉरी लेस देन है किससे? अल्फा से। ठीक है, तो हमारा जो है एच नॉट वो क्या होगा? रिजेक्ट नहीं होगा। अगर p वैल्यू कम है अल्फा से, अल्फा मीन सिग्निफिकेंस लेवल से, तो हमारा जो एच नॉट है वो रिजेक्ट नहीं होगा। इसका मैं आपको एक प्रॉब्लम बता दूं, करवा लूं, ताकि ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। पहले आप इसकी टर्म्स देख दें। व्हाट डज इट मीन व्हेन p वैल्यू इज लेस देन अल्फा? इफ 0.110 है तो वी हैव सम एविडेंस दैट h नॉट इज नॉट ट्रू। फिर अगर हमारे पास 0.05 है तो वो स्ट्रांगली एविडेंस, हमारे पास स्ट्रांगली एविडेंस है कि हमारा जो एच नॉट है वो नॉट ट्रू है। ठीक है, हमारा उसके बाद अगर 0.01 है, ठीक है, वहां पर 10 है, यहाँ पर 01 है। जितना कम होती जाएगी पी वैल्यू, उतना ही हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस आता जाएगा। वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंस दैट एच नॉट इज नॉट ट्रू। उसके बाद अगर हमारे पास 0.001 है तो वी हैव एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एविडेंस दैट एच नॉट इज नॉट ट्रू। इसका एक प्रॉब्लम मैं लेके आई हूँ, वो मैंने सॉल्व किया था इस तरीके से, मैं आपको वो यहाँ पे शेयर कर दूं। Heinz manufacturer of ketchup uses a particular machine to dispense 16 ounces। स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को ये? बेटा कोई मुझे बता दे कि ये, अच्छा ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Heinz, a manufacturer of ketchup, uses a particular machine to dispense 16 ounces of its ketchup into container. From many years experience with the particular dispensing machine, Heinz know the amount of product in each container follow a normal distribution with the mean of 16 ounces। ठीक है, इसका मीन हमें दिया गया है 16 ounces और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया गया है? 0.15 ounces। A sample of 50 कंटेनर। अब सैंपल की बात करा है तो हमारे पास जो n है, सैंपल ऑफ 50 कंटेनर, हमारे पास जो n है वो 50 है। Fill the last hour while the mean amount per container was 16.01 ounces. Does the evidence suggest that the mean amount of dispensed of different different from 16 ounces use
the 0.05 significance level, that mean के 95% कॉन्फिडेंस लेवल। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? नंबर 1, सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, ये क्वेश्चन मिल गया हमें, हाइंस कंपनी ये अपने जो है उसके बारे में केचप कंपनीज है वो क्या कर रही है, डिस्पेंस अपनी मशीन को, पर्टिकुलर मशीन डिस्पेंस में क्या कर रही है, अपना ईयरली जो प्रीवियस ईयर का एक्सपीरियंस है किसका, प्रोडक्ट्स का, सॉरी इसने डेटा बता दिया गया है कि ये जो है हमारा कहाँ गया, जो प्रीवियस ईयर मेनी ईयर्स का एक्सपीरियंस है कि हमारी जो मशीन है वो प्रोडक्ट जो अमाउंट हमारा कंटेनर्स में फॉलो कर रही है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसने अपना स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया गया है, इसने अपना सैंपल मीन भी दिया गया है, सैंपल मीन भी दिया हुआ है। अब हमने क्या करना है, हाइपोथेसिस का सेट करना है हमारे, हम क्या करेंगे 6 ही इसके जो है स्टेप है हाइपोथेसिस के वो इसमें फॉलो करेंगे। सबसे पहला क्या है, स्टेट द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को सेट करेंगे। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर। हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी है टाइप 1 एरर की। टाइप 1 एरर मैंने आपको बताया था क्या था, हमारा अल्फा था। गिव द फार्मूला फॉर द टेस्ट स्टेटिस्टिक। जाहिर की बात है वो आपको फार्मूला यहाँ पर थर्ड स्टेप में देना है जिसकी जिसकी जो आप टेस्ट करोगी। अब वो डिपेंड करेगा डेटा पे जी अप्लाई होगी या टी अप्लाई होगी। ठीक है, अब हमारे पास डी में क्या है, अब हमारे पास डी में क्या है, स्टेट द डिसीजन रूल। जाहिर की बात है जब आपके पास टेस्ट आ जाएगी तो फिर आप क्या करोगे, एलिजिबल हो जाओगे डिसीजन लेने में कि आपको कौन सा हाइपोथेसिस रिजेक्ट करना है, कौन सा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करना है। उसके बाद डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अ टेस्ट स्टैटिस्टिक। ठीक है, आप फिर क्या करोगे, डिटरमाइन करोगे वैल्यू की, जो आपने फार्मूला में पुट की और जो आपने सॉल्व की सारी वो वैल्यू। उसके बाद क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आपका हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा या एक्सेप्ट होगा। यहाँ पर ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, H0 और H1 जो है हमने क्या किया, हमारे पास जो मीन अमाउंट है इनका वो कितना है 16 आउंसेस। यहाँ पर क्या है कि मीन अमाउंट इक्वल होगा अगले ईयर का 16.0 से या नॉट इक्वल होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमें क्या है, डायरेक्शन गिवन नहीं है। जहां पर भी इक्वल और नॉट इक्वल की साइन लगेगी मतलब कि हमारे पास डायरेक्शन गिवन नहीं है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारे पास कितनी थी क्वेश्चन में, 0.05। ठीक है, ये हमारी हो गई बी पॉइंट। यहाँ पर बोला था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर। ठीक है, अल्फा हमारा क्या है, टाइप 1 एरर है, तो सिग्निफिकेंस लेवल हमें गिवन है। तो आप इससे ये भी कह सकते हो कि 0.05 इज अवर टाइप 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर। क्यों, क्योंकि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट और एक्सेप्ट होने की बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये भी मैंने बताया था कि टाइप 1 एरर कब यूज होता है, टाइप 2 एरर कब यूज होता है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था। उसके बाद सी हमारा क्या है, सी था गिव द फार्मूला फॉर द टेस्ट स्टैटिस्टिक। जाहिर की बात है यहाँ पर हमें पॉपुलेशन का मीन गिवन है, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, तो हमारी कौन सी टेस्ट यहाँ पे अप्लाई होगी, जेड टेस्ट अप्लाई होगी। उसके बाद डी है, ठीक है, डी में क्या बोल रहा है, रिजेक्ट H0 इफ जेड टेबल जो है, जेड टेबल की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन होगी किससे, जेड फार्मूला की। ठीक है, अब यहाँ पर हम यहाँ पर दोनों चीजें अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 95% कॉन्फिडेंस लेवल की वैल्यू लेंगे। 1.96 की वैल्यू मैंने आपको निकालना भी सिखाई थी, 19 में जाके 6 की वैल्यू लेंगे तो वो हमारे पास जो वैल्यू होगी उसको यहाँ पर जो हम डेटा डाल के म्यू, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और सैंपल साइज का डेटा डाल के यहाँ पर जो हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे उन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे। यहाँ पर क्या बोल रहा है, रिजेक्ट H0। H0 रिजेक्ट तब होगा जब आपकी टेबल की वैल्यू जो है ग्रेटर देन होगी किससे, जेड जो फार्मूले की टेबल फार्मूले की वैल्यू है उससे। ठीक है, अब हमारा एफ, हमारा कंक्लूजन क्या आया, हमारा जो हमारा जो H0 है वो रिजेक्ट नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि हमारी जो जेड टेबल की वैल्यू है वो ग्रेटर देन नहीं थी उससे। एक और प्रॉब्लम है इसी से रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल अगर हम
Suppose the next to the last sentence is changed to the read does this evidence suggest that the mean amount of dispense is more than 16 ounces. सपोज कर रहा है कि नेक्स्ट टू द लास्ट सेंटेंस, ठीक है, अब जो पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन था वो बोला था अगर हम उसी क्वेश्चन का बाकी डेटा सेम रहे, सिर्फ लास्ट जो जो सेंटेंस है उसको चेंज कर रहे हैं और उसमें ये कहें दस द एविडेंस सजेस्ट, अगर वो जो हमारा एविडेंस हमारे पास आ रहा है, जो हमारे पास ऐसा कहें कि जो रिजल्ट आ रहे हैं, जो प्रूव आ रहे हैं हमारे पास, वो उसका जो मीन अमाउंट है वो मोर देन 16 आउंसेज है, ठीक है। अगर हम इस तरीके से सपोज कर रहे हैं तो उसमें हम बाकी सेम स्टेप्स फॉलो करके देखें कि हमारा एच नॉट रिजेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेट द नल हाइपोथेसिस, ठीक है। हाइपोथेसिस में अब तो ये बात आपको रट गई होगी कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है, स्टेट द नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अंडर दीज कंडीशन। अब हमें यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 16 से मोर देन 16, मतलब हमें हमारे पास क्या है, डायरेक्शन गिवन है। मैंने क्या कहा था, जहां पर इक्वल एंड नॉट इक्वल हो वहां पर हमारा डायरेक्शन गिवन नहीं होता। जहां पर इंक्रीज मतलब मोर देन या लेस देन, इंक्रीज या डिक्रीज की बात हो रही हो, दैट मीन कि हमारे पास जो है डायरेक्शन वो गिवन है, मतलब ये हमारा टू टेल होगा। तो उसके बाद सेकंड हमारा क्या है, वही बात, व्हाट इज द डिसीजन रूल। उसके बाद अ सेकंड सैंपल ऑफ 50 फिलिंग कंटेनर्स filled containers revive the mean to be 16.040 ounces, ठीक है। बाकी जो 50 फिल्ड है कंटेनर जो फिल है वो रिवाइव कर रहे हैं कि हमारा जो मीन है वो कितना होगा, 16.040, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, मीन होगा, मतलब मीन हो जाएगा इसमें। उसके बाद है थर्ड, थर्ड होगा ना, हाँ थर्ड होगा, व्हाट इज योर डिसीजन रिगार्डिंग नल हाइपोथेसिस। आप जब जाहिर की बात है जब आप फार्मूलेट करोगे वैल्यू को तो आप अपना डिसीजन बताओगे, उसके बाद क्या करोगे, इंटरप्रेट करना है। लेकिन याद रखें कि इंटरप्रिटेशन जो आप कर रहे हो वो नॉट मोर देन 2 लाइन्स हो, ठीक है। आप अपने बस ओन वर्ड्स में, जो मैं असाइनमेंट के भी क्वेश्चन दूंगी ना उसमें आपको बस ओन वर्ड्स में ये बताना है कि आपने क्यों एक्सेप्ट किया, क्यों रिजेक्ट किया। और उसका एंड जो एफ है उसमें आपको क्या बताना है, पी वैल्यू क्या है उसकी। What is the p value? What is your decision regarding the null hypothesis based on p value, ठीक है। आपकी p वैल्यू क्या है और आपकी जो है null hypothesis के बेस पे ठीक है। ये चीजें हमारी हो गई इस पे। अब हम क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। इसका सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले हमने क्या कहा था इस क्वेश्चन में, देखिए क्या बोल रहा है ऊपर, ये रहा, सजेस्ट दैट द मीन अमाउंट डिस्पेंस इज मोर देन, ठीक है। अब ये अगर मोर देन होगा तो हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एच नॉट इज लेस देन आर इक्वल टू 16.0 और एच वन क्या है हमारा, मोर देन 16.0 है। रिजेक्ट एच नॉट इफ, रिजेक्ट कब होगा एच नॉट, जब आपकी जो वैल्यू है जेड वैल्यू है जो आपने डायरेक्ट टेबल से ली है वो आपकी 1.645 से ज्यादा हो, ठीक है। अब आप क्या करोगे, वैल्यूज को फार्मूलेट करोगे। अब ये वैल्यूज हमने क्या की, प्रॉब्लम से ली है, सारी वैल्यूज हमारे पास हैं। हमारे पास x माइनस एक्स बार, सॉरी x माइनस एक्स बार क्या होता है, x बार माइनस म्यू हमारा क्या है, x बार क्या है 16.040 है, माइनस हमारे पास ये म्यू हमें गिवन है 16.0, इसको हम डिवाइड हमने कर दिया। स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था 0.15 है और हमारे पास सैंपल साइज भी गिवन थी, कितनी थी, 50 कंटेनर थी। जब आप इनको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.89, ठीक है। अब आपके पास फार्मूले की वैल्यू क्या आ गई, 1.89, तो हमारा एच नॉट क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एच नॉट इज रिजेक्ट इफ जेड टेबल इज लेस देन, ठीक है, लेस देन की बात कर रहा है 1.645 की। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या आ गई है, ग्रेटर देन आ गई है, 1.89 ग्रेटर है ना 1.64 से, तो हमने क्या किया, एच नॉट को रिजेक्ट कर दिया। अब हमारा ई क्या था,
ई था हमारा, हमने क्या करना था, ई में डिटर्मिनेट द वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक, ठीक है, हमने क्या की वैल्यू दे दी यहाँ पर टेस्ट, सॉरी ई हमारा क्या था, एक मिनट, ई था इंटरप्रेट इन दिस सिंगल सेंटेंस, अच्छा इसको इंटरप्रिटेशन इसकी देनी थी। ई में क्या है, हमारा जो मीन अमाउंट था वो डिस्पेंस का इज मोर देन 16 आउंसेस, इसीलिए हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया किसको, एच नॉट को। अब हमारे पास पी क्या है, पी वैल्यू क्या है, प्रोबेबिलिटी है किसकी, अल्फा की, सिग्निफिकेंस की। तो यहाँ पर क्या है, जब टू टेल की बात आ जाती है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं वन को दो हिस्सों में। अगर आप वन को डिवाइड कर दोगे दो हिस्सों में तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0.5, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये नजर आ रहा होगा 0.5, इसमें से हम माइनस करेंगे 1.64 की वैल्यू जो है, उसकी सॉरी इसकी 1.89 की जो वैल्यू आप लोगों ने ली है टेबल में से, उसको माइनस कर दोगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आपकी पी वैल्यू है। सो द पी वैल्यू इज लेस देन अल्फा, ठीक है। अब पी वैल्यू क्या है, लेस देन है अल्फा से, सो एच नॉट इज रिजेक्टेड, इट इज एज सेम कंक्लूजन एज इन पार्ट डी, ठीक है। ये वही कंक्लूजन है जो हमारा इस पार्ट डी में आया। ठीक है। अब हम एक और ये देखिए, अब जब पीछे हम प्रॉब्लम्स करते आए हैं, यहाँ पर मैं आपको वापस उस स्क्रीन पे चले जाएं ताकि आपको मोर चीज ज्यादा क्लियर हो। ये रही। अब Z टेस्ट और टी टेस्ट जब भी हमने अप्लाई किए हैं यहाँ पर, तो आपके पास आपके दिमाग में यही बात होती है कि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमारे पास क्या होता है, इसका पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन होता है, तो हम क्या कर लेते हैं, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ना, वहां से हम क्या करते हैं, टी टेस्ट को सॉल्व कर देते हैं। मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल का लेके और हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। लेकिन अगर आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन ही ना हो तो आप क्या करोगे, उसके लिए भी, क्योंकि आगे चल के असाइनमेंट में आपको इस तरीके के भी क्वेश्चन मिलेंगे, इसीलिए मैं क्या लेके आई हूँ आपके लिए, उससे रिलेटेड एक तो प्रॉब्लम लेके आई हूँ, ताकि जब असाइनमेंट में आपके पास क्वेश्चन हो तो आपको आप वो क्वेश्चंस इजीली कर लें, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये तो पता है आप सबको कि टी टेस्ट हम कब अप्लाई करते हैं, जब आपका स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का अननोन हो, आपकी सैंपल साइज छोटी हो, ठीक है। और फाइंड कैसे करते हैं टी टेबल को, टेबल से इसको टी वैल्यू को टेबल से, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, n-1 है, ठीक है। उसके थ्रू आप क्या करोगे, फिर आप अपनी कॉन्फिडेंस लेवल देखोगे तो उसमें जिस रेंज में आपकी होगी आप उस लाइन में जाओगे और टी टेस्ट की वैल्यू ले लोगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अगर हमें खुद स्टैंडर्ड डेविएशन खुद फाइंड आउट करना हो, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन रीड आउट करती हूँ। आई थिंक सो कि ये राइटिंग ये आपको नजर आ रही है स्क्रीन, एक मिनट शेयर कर देती हूँ, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली नजर आ जाए। The Myrtle Beach International Airport short-term parking lot of close to the terminal. So the someone's meeting and incoming passenger has only a short walk to the baggage claim areas. Baggage claim areas a good place to meet to decide to decide decide if the short to decide if the short-term lot has enough parking place. The manager of airport parking need to know if the mean time in the lot of is more than 40 minutes. A sample of 12 recent customers showed they were in the lot of following length of time in a minute. ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है
कि अगर जो पार्किंग टाइम जो मैनेजर बोल रहा है एयरपोर्ट का, वो बोल रहा है कि जरूरी है कि हम जाने इस बात को कि हमारा जो मीन टाइम है वो 40 मिनट हो। तो अब इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने डेटा ले लिया है कितने, 12 लोगों का। ठीक है, ये देखें डेटा आपको नजर आ रहा होगा 55, 49, 55, 49, 53, 47, 39, 27, 64, 48, 53, 37 एंड 56। ये आपको सिंगल वैल्यूज जो है ना, मतलब सिंगल रो में वैल्यूज आपको एक दे दी गई है। और इन्होंने क्या किया है, आपको सिग्निफिकेंस लेवल भी दे दी है। कितनी उन्होंने आपको दे दी है, 0.5 सिग्निफिकेंस दे दी है और 95% कॉन्फिडेंस लेवल आपको दे दिया है। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, इसका हाइपोथेसिस जो है ना वो निकालोगे। उस वही सेम इसके 6 स्टेप ही फॉलो होंगे, लेकिन क्या है कि इसमें आपको स्टैंडर्ड डेविएशन खुद निकालना होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे आप, स्टेट द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब आप क्या करोगे, H0 इज लेस देन आर इक्वल टू 40 मिनट या H1 इज ग्रेटर देन 40 मिनट। पहले स्टेट हमने क्या किया, स्टेट बना दी। उसके बाद क्या है, देयर आर 11 इज डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ फाउंड। ठीक है, अब जाहिर की बात है हमारे पास 12 मेंबर हैं, तो जब भी हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं, n-1 कर देते हैं। जितनी भी आपके पास n होगी उसमें से आप क्या कर लोगे, 1 को माइनस कर दोगे, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास कितनी हो गई, 11 हो गई। एंड द क्रिटिकल वैल्यू इज 1.796। ठीक है, अब हमने क्या किया, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है टी जो वैल्यू जो है वो आपने क्या कर दी, टेबल से फाइंड आउट कर दी, डिग्री ऑफ फ्रीडम और सिग्निफिकेंस लेवल के हिसाब से। तो आपके पास जो वैल्यू आई वो है 1.796। अभी यहाँ पे क्या है, ये देखें, ये मैंने वैल्यू दे दी है आपको ताकि क्लियर क्लोज आपको थोड़ा सा दिखा दूं। ठीक है, ये देखें, ये अल्फा की वैल्यू है 0.5 और ये जो है डीएफ आपकी 11 हो गई। अब डिसीजन रूल क्या है, डिसीजन रूल इज रिजेक्ट H0 इफ T इज ग्रेटर देन 1.76। ठीक है, अब H0 का तब रिजेक्ट होगा जब आपकी जो टी टेबल की वैल्यू आएगी, इसमें से फार्मूला वाली जो वैल्यू आएगी वो अगर ग्रेटर देन होगी किससे, इस टेबल वाले वैल्यू से। 1.796 से अगर ग्रेटर होगी तो आप क्या करोगे, H0 को रिजेक्ट कर दोगे। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इसको कर्व में सेट कर दिया है। ठीक है, अब जाहिर की बात है ये इंक्रीज की बात कर रहा है तो हमारा ये राइट साइड होगा, राइट साइड पे जाएगा। ये क्या है 1.769, हमने क्या इसको रिजेक्शन एरिया कर दिया है। अगर इससे ग्रेटर होगा तो हमारा H0 क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। सो लेट्स मूव। ठीक है, अब हमने क्या करना है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड सैंपल मीन। ये दोनों चीजें हमारे पास नहीं है तो हम क्या करेंगे, दोनों चीजें कैलकुलेट करोगे। कैसे कैलकुलेट करोगे, आपके पास डेटा गिवन था, सबसे पहले क्या करोगे, मीन निकालना आता है सबको। हम मीन कैसे निकालते हैं, एक्स की वैल्यूज तो हमारे पास गिवन है, तो 55, 49, 53, 47, 39, 27, 64, 48, 48, 53, 37, 56, ये सारी जो एक्स की वैल्यूज है हम क्या कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे। प्लस कर देंगे और डिवाइड किससे कर लेंगे, एन से। एन हमारे पास क्या है 12, तो 567 को डिवाइड कर देंगे 12 से, तो हमारा मीन वैल्यू क्या हमारी मीन वैल्यू क्या आ जाएगी, 48। ठीक है, अब हमें मीन वैल्यू मिल गई तो अब हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या है, मतलब फार्मूला क्या है, x माइनस एक्स बार ब्रैकेट ओवर स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-1 अंडर रूट। ठीक है, तो वो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो x माइनस एक्स बार स्क्वायर के x माइनस एक्स बार क्लोज ब्रैकेट ओवर स्क्वायर की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, x की वैल्यू में से माइनस कर देंगे एक्स बार की वैल्यू, फिर उसका क्या कर एक्स की वैल्यू से माइनस कर देंगे मीन की वैल्यू, फिर जो वैल्यू आएगी उसका हम स्क्वायर निकाल देंगे तो हमारे पास 49 आ जाएंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक्स हमारे पास क्या है 49 है, एक्स बार हमारे क्या पास क्या है 48 है। 48 में से 49 में से 48 माइनस कर लें तो हमारे पास 1 आ जाएगा। जब आप 1 का स्क्वायर निकालोगे तो आपके पास 1 ही आ जाएगा।
ठीक है। और उसके बाद 53 का इसी तरीके से निकला गया, 47 का, 39 का, 27 का, 64 का, 48 का, 48 का, 53 का, 37 का एंड 56 का। इन सब का जब स्क्वायर निकालोगे तो आपके पास ये चीजें आती जाएंगी। क्लियर। अब आप क्या करोगे, इसका टोटल निकाल दोगे, x माइनस एक्स बार ब्रैकेट ओवर होल स्क्वायर, तो आपके पास टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1064। अब आप क्या कर लोगे, उसको डिवाइड कर लोगे किससे, n-1 से। n क्या है, 12 है, -1 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 11। 1064 को डिवाइड कर दोगे 11 से, जब आपके पास जो भी आंसर आएगा उसको आप क्या निकालोगे, अंडर रूट निकाल दोगे, तो आपके पास एट द एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। अब आपके पास दोनों चीजें आ गई, एक्स बार भी आ गया और स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया, किसका, सैंपल का। ठीक है। अब आप क्या करोगे ठीक है। अब जब हमारे पास मीन भी आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया, तो नाउ वी आर वी आर रेडी टू कंप्यूट टी वैल्यू, टी वैल्यू विद द यूजिंग फार्मूला। अब टी वैल्यू का फार्मूला क्या है, x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट n। ठीक है। अब हमारे पास x की वैल्यू क्या थी, हमारे पास x की वैल्यू थी 48, उसमें से माइनस कर देंगे 40। ठीक है, डिवाइड कर देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन एस की वैल्यू, उसके बाद हम सैंपल साइज का अंडर रूट निकाल देंगे। इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.81। ठीक है। एक्चुअली हमारा डिसीजन रूल क्या था कि अगर अगर हमारी वैल्यू, अगर एच नॉट तब रिजेक्ट होगा जब टी इज ग्रेटर देन, जब टी वैल्यू जो है ग्रेटर होगी किससे, 1.76 से, तो हमारा एच नॉट रिजेक्ट हो जाएगा। तो 1.7 क्या थी वैल्यू उसकी, 1.769 थी आई थिंक। ठीक है, 1.769 से 2.81 क्या है, ग्रेटर है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एच नॉट रिजेक्ट हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, एच नॉट इज द पॉपुलेशन मीन इज लेस देन or equal to 40 minutes is reject because computed t value of 2.818 lies in the area to the right of 1.796। ठीक है, अब ये क्या हो गई, इससे बड़ी हो गई, तो हमने क्या किया, एच नॉट को रिजेक्ट कर दिया। अब हमारे पास कंक्लूजन क्या है, दैट इज द टाइम कस्टमर स्पेंड इन द लॉट is more than 40 minutes. This result indicates that the airport may need to add more parking place। ठीक है, तो अब क्या है कि ये बोल रहा है कि कंक्लूजन हमारा क्या है आ गया इस क्वेश्चन में, कि जो हमारी एयरपोर्ट है उसको जो है नीड है कि वो अपना जो पार्किंग प्लेस है उसको एक्सटेंड करे, उसको बढ़ाए। क्लियर। तो ये जो हमने प्रॉब्लम्स की थी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की है, ठीक है, कि अब यहाँ पर जो है क्या हो गई बात, कि मैंने आपको स्टैंडर्ड डेविएशन, इन चीजों का, अगर आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन का डेटा नहीं है और आपके पास इस तरीके से सिंगल वैल्यू अवेलेबल है, तो आप क्या करोगे, उसको खुद फाइंड आउट कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, मतलब आप क्या करोगे, फार्मूले के तहत भी वीडियो बोल रही हूँ, टी टेस्ट अप्लाई करोगे और टेबल के थ्रू भी, फिर उनमें कंपैरिजन करोगे कि हमारा जो डिसीजन रूल है वो उसके बेस पे हम क्या लेंगे, डिसीजन लेंगे एच नॉट रिजेक्ट और एक्सेप्ट होने का। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जांपल है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि टेस्टिंग द पॉपुलेशन मीन विद द अननोन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, द करंट रेट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 amps fuse at a Navy electric
company is 250 per hour. A new machine has been purchased and installed that, according to supplier, will increase production rate. A sample of 10 randomly selected are from the last month, while the main overproduction of a new machine is 256 unit with a sample standard deviation of 6 per hour. अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये कंपनी है जो फ्यूजेस बना रही है, किसकी, ठीक है, ये नियर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है जो 5 एम्प्स फ्यूजेस बना रही है, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, जो बना रही है 250 पर आवर। अब इन्होंने क्या किया कि न्यू मशीन परचेज की है और इंस्टॉल करवाई है अकॉर्डिंग टू सप्लायर। क्या अकॉर्डिंग टू सप्लायर उनकी जो मशीन विल, सप्लायर क्या बोल रहा है उसके तहत, वो ये बोल रहे हैं कि हमारी जो मशीन है, जो हमने न्यू मशीन इंस्टॉल की है, उसकी जो प्रोडक्शन रेट है, उसका सैंपल इन्होंने लिया है, 10 सेलेक्ट किया है रैंडम 10 सेलेक्ट ओवर फ्रॉम द लास्ट मंथ। उन्होंने लास्ट मंथ से सेलेक्ट किया है, इसका 10 सैंपल ले लिया है और ये बोल रहे हैं कि जो न्यू मशीन है वो जो लास्ट मशीन 250 कर रही थी, ये 2.256 यूनिट कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है 1 आवर में। सो व्हाट विथ द सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन 6 पर आवर, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, स्टैंडर्ड डेविएशन भी दे दिया है और मीन भी हमें दे दिया है। सिग्निफिकेंस लेवल हमारे क्या थी, 0.05 उन्होंने दे दी है। वी कैन नियरली कंक्लूड दैट अ न्यू मशीन इज फास्टर। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है कि जो न्यू मशीन है क्या वो पुरानी मशीन से फास्टर है, क्या वो उससे ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस कर रही है या नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस करेंगे, ठीक है। नल हाइपोथेसिस क्या है, स्टेट द नल हाइपोथेसिस दैट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H नॉट क्या है, लेस देन आर इक्वल टू 250 और H1 क्या है, ग्रेटर देन 250, ठीक है। मतलब हमें क्या है, डायरेक्शन दे दिया है कि 250 से ज्यादा होगा, ठीक है। सेलेक्ट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, हमारे पास क्या है, 0.05 है। फाइंड द टेस्ट, use the t distribution because the population standard deviation is not known and sample size is less than 30। हमारे पास sample size क्या है, 10 है और standard deviation क्या है, sample का है, population का नहीं है। सिंपली हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, स्टेट द डिसीजन रूल। हमने सबसे पहले डिसीजन रूल लिया, क्या किया हमने, डिग्री ऑफ फ्रीडम 10 में से 1 माइनस कर दिया और हमने 0.05 की बेस पर टी डिस्ट्रीब्यूशन में से 1 पॉइंट क्या है 1.833 क्या कर दिया, सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, सेलेक्ट कर दिया। और हमने क्या सॉरी हमने क्या किया, हमने कहा इसमें डिसीजन रूल क्या सेट किया कि अगर हमारी वैल्यू 1.833 से ज्यादा आएगी तो हम क्या करेंगे, H नॉट को रिजेक्ट कर देंगे। अगर T ग्रेटर देन 1.833 है तो हम क्या करेंगे, H नॉट को रिजेक्ट कर देंगे। T इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू स्लैश एस अंडर रूट एन, ठीक है। वही फार्मूले की वैल्यू, एक्स बार हमारा मीन क्या था मशीन का, जो न्यू मशीन का था वो था 256। अब माइनस कर देंगे इसमें से म्यू, जो पॉपुलेशन का मतलब पहले वाला हमारा था 250 डिवाइडेड बाय 6 हमारा क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन था और हमारा एन क्या था, 10 था। अब इन सबको कैलकुलेट किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 3.162। तो जाहिर की बात है जब 3.162 आया है तो ये 1.833 से ग्रेटर है, तो हमारा डिसीजन रूल क्या होगा, मेक अ डिसीजन एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट। द नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट द मीन नंबर प्रोड्यूस मोर देन 250 पर आवर, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, H नॉट को रिजेक्ट कर दिया, क्यों, क्योंकि इन्होंने कहा कि जो मीन नंबर ऑफ प्रोड्यूस्ड है मोर देन 250 पर ओवर है। तो हमने क्या किया, न्यू मशीन का जो है, न्यू मशीन को एक्सेप्ट कर दिया। अब आ जाती है टेस्ट कंसर्निंग प्रोपोर्शन। अ प्रोपोर्शन इज अ फ्रैक्शन और अ परसेंटेज दैट इंडिकेट द पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन और सैंपल हैविंग अ पर्टिकुलर थ्रेड ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या ये बोल रहा है, ये बोल रहा है कि प्रोपोर्शन क्या है, ये फ्रैक्शन है या परसेंटेज है जो इंडिकेट करती है किसको, पॉपुलेशन को या सैंपल को इन अ पर्टिकुलर ट्रेट और इंटरेस्ट। द सैंपल प्रोपोर्शन इज डिनोटेड बाय P and is found by x divided by n. The test statistic is computed as below, ठीक है। अब इसकी z टेस्ट की वैल्यू क्या होगी, प्रोपोर्शन माइनस पाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट पाई 1 माइनस पाई डिवाइडेड बाय n, ठीक है।
कॉन्फिडेंस इंटरवल में भी ये हम क्या करके आए, चीजें करके आएंगे। जो चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 है, ये एक दूसरे के साथ क्या है, रिलेटेड है। तो इनकी चीजें आप कोशिश करें कि भूलें नहीं, रिपीट करते रहा करें। वेयर पाई इज द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, पी क्या है, अगर पाई हमारा क्या है, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है, पी हमारा क्या है, सैंपल प्रोपोर्शन है, एन इज द सैंपल साइज। ठीक है, एन से तो आप बहुत सिमिलर हो चुके हैं यहाँ पर। अब बोल रहा है द assumptions of testing the population, the testing a population proportion using the Z distribution. A random sample is choosing from the population. ठीक है, अब इसमें क्या है, हम randomly इसको choose करते हैं, कहाँ से, from population से। ठीक है, it is assumed the binomial assumption discussed in chapter number 6 are met. हमने chapter number 6 में पढ़ा था, binomial की assumptions पढ़ी थी। ठीक है, वो उसमें वो इससे similar है। ठीक है, नंबर 1 क्या है, द सैंपल डेटा कलेक्ट आर रिजल्ट इज काउंट। ठीक है, काउंट से उसकी रिजल्ट से वो काउंटेबल होंगी। ठीक है, the outcomes of an experiment is classified into one of two mutual exclusive categories, success or failure. जाहिर की बात है, यहाँ में इसमें जो है ना, जो आउटकम होगा वो या तो सक्सेस होगा या होगा फेलुलर होगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज द सेम फॉर ईच ट्रायल। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगी, ईच ट्रायल की सेम होगी। द ट्रायल आर इंडिपेंडेंट, ट्रायल क्या होगा आपका, जो आप हर ट्रायल आपका इंडिपेंडेंट होगा। द टेस्ट वी विल कंडक्ट शॉर्टली इज अप्रोप्रिएट व्हेन बोथ n and pi and n brackets over 1 minus pi are at least 5. ठीक है, when above the condition are meet, the normal distribution can be used in approximation the binomial distribution. ठीक है, ये सारे जो रूल्स है इसके सेम किससे हैं, बायोनिमल से मिलते हैं। ठीक है, इसका जीटेस का फार्मूला है, जो भी कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया, यहाँ पर वो बता रहा है कि हाइपोथाइज्ड पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, सैंपल प्रोपोर्शन। ठीक है, फिर एन क्या है, सैंपल साइज है। इसको ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों की ये चीज अभी क्लियर थे। ठीक है, अब टेस्ट स्टैटिस्टिक, सिंगल पॉपुलेशन प्रोपोर्शन एग्जांपल। Suppose a period election is a certain state, indicate if necessary for candidates for a governor to receive at least 80% of a vote in the northern section the state elected. ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इलेक्शन में certain state indicate कर रही है,